फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसमें हम आनुवांशिकता और जैव विकास दोनों को एक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखें, आपके सामने दिख रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। ये देखें, जैव विकास क्या है, लैमार्कवाद का वर्णन कीजिए। देखें, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है जैव विकास, तो क्वेश्चन भी पहला पूछा गया है जैव विकास क्या है। ठीक है, तो जैव विकास का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है जीव से, और विकास का मतलब होता है कि उसमें डेवलपमेंट, नई चीज़ें क्या ऐड होती हुए गई, और वो किसी अल्प विकसित, मतलब जो जीव था वो पहले कम विकसित था, उसमें कम चीज़ें पाई जा रही थी, कम गुण पाए जा रहे थे। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि एक एक गुण जुड़ते गए और वो फिर विकास करता गया, अब उसमें विकास हो गया। तो जैव विकास का सीधा सा मतलब है जीवों के विकास से, जीवों में होने वाले कर्मिक परिवर्तन। कर्मिक का मतलब एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कुछ परिवर्तन हुआ, फिर उस पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कुछ और परिवर्तन हुआ, तो इसी को जैव विकास कहा जाता है। ठीक है, जैव विकास आप समझ रहे होंगे। बाकी किताब में आप शब्दों को पढ़ लेंगे, आपको सिर्फ महसूस करा दे रहे हैं कि है क्या चीज़ ये जैव विकास, आपको समझ में आ गया। और जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं, और ये जो विकास होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों में जा कर के सामने आता है, निखरता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लैमार्कवाद क्या है। देखिए, लैमार्क एक आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जैव विकास के बारे में अपना मत रखा कि कैसे जीवों का विकास हुआ। ठीक है, तो लैमार्क साहब का कहना था कि जो जीव होते हैं उनके बॉडी में जिस अंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अपने जीवन काल में, अगले पीढ़ी में वही अंग जो है वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। लैमार्क साहब का ये कहना था कि जीव अपने जीवन काल में जिस भी अंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है, वही अंग जो होता है वो उसके आने वाली पीढ़ी में डेवलप्ड हो जाता है, विकसित हो जाता है और बढ़िया संरचना में बन करके सामने आता है। तो ये लैमार्कवाद कहना था। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जिराफ जो थे वो पहले पीढ़ियों में वो क्या करते थे, उनके पास छोटी गर्दन हुआ करती थी, क्योंकि ज़मीन पे पर्याप्त रूप में खाने के लिए झाड़ियाँ और घास फूस मिल जाता था, जिससे वो अपना जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भौगोलिक उथल पुथल हुआ और जो ज़मीन पे मिलने वाले घास फूस थे वो सब नष्ट हो गए। ऐसे में क्या हुआ कि उनको अपनी पत्तियों को फीड करने के लिए, अपने भोजन के लिए गर्दन को उचकाना पड़ता था, गर्दन को उठा उठा के ऊंचे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करना होता था, जिससे क्या हुआ कि उनकी गर्दन जो है वो आने वाली पीढ़ियों में लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई। ठीक है, तो ये लैमार्कवाद था। लैमार्क साहब ने इसी उदाहरण को लेकर के अपने विचार को समझाया था, इसी को लैमार्कवाद कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इनके कहने का ये मतलब था कि जीव जिस अंग का ज़्यादा इस्तेमाल करता है वही अंग ज़्यादा विकसित होकर के अगली पीढ़ियों में आता है, और इस प्रकार से जैव विकास होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, आनुवांशिकी क्या है। ठीक है, आनुवांशिकी, जीव विज्ञान की इस शाखा में मेंडल का क्या योगदान है। ठीक है, दोनों सवाल देख रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का मतलब होता है, इस ब्रांच में, जीव विज्ञान के इस शाखा में हम लोग माँ बाप से बच्चों में आने वाले गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे एक पीढ़ी में जीव में क्या गुण थे, अगले पीढ़ी में वो गुण कैसे ट्रांसफ़र हुए, कैसे गए और किन कारकों के द्वारा वो गए, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी में। इसमें होता क्या है कि एक पीढ़ी में कोई जीव है, उसमें कोई लक्षण पाए जा रहे हैं, तो वो लक्षण उसके अगले पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के लिए, स्थानांतरित होने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जिसको आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। इसी के अंतर्गत गुणसूत्र और DNA, RNA, जिसको आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है, आते हैं, और इन्हीं की वजह से ही जो माँ बाप के गुण हैं वो बच्चों तक पहुँचते हैं। अब इसी के बारे में अध्ययन करना, यही जो पीढ़ियों में लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो काम हो रहा है, इसी का अध्ययन करना ही आनुवांशिकी कहलाता है या जेनेटिक्स कहलाता है।
अब इस जेनेटिक्स में मेंडल साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है। मेंडल इसके जनक माने जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आपका जवाब होता है आनुवंशिकी के जनक मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि ये मेंडल साहब जो थे, इन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर अपना पहला मत रखा था, अपना पहला विचार रखा था। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स के टीचर थे, ये मैथ पढ़ाते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही इनकी कि ये जाकर के मंदिर पे अपना जीवन यापन करने, चर्च था वहाँ पर जाकर के ये रहने लगे। कुछ किताबों में चर्च लिखा हुआ है, कुछ किताबों में मंदिर के बारे में बात करी गई है। तो चर्च में क्या है कि वो वहाँ रहते थे। उसके बाद उसी चर्च के सामने एक गार्डन था, बगीचा था, वहीं पर ये जाकर के फसलों को उगाया करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो कुछ समय तक उन्होंने जब फसलों को उगाया तो उन्होंने मटर के पौधे में कुछ वेरिएशन देखा, कुछ भिन्नताएं देखी और फिर ये उसी काम पे लग गए, उसी को अपना उद्देश्य बना लिया और उसी पे ये प्रयोग करते रहे। और ये अपने प्रयोग को जो इन्होंने देखा कि कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रही हैं, तो इस पर इन्होंने क्या किया, एक पत्रिका में अपनी विचार को रखा और अपने प्रयोगों को बताया दुनिया को। लेकिन उस समय लैमार्कवाद और डार्विनवाद अपनी चरम सीमा पे था। सारे वैज्ञानिक जो थे वो लैमार्कवाद और डार्विनवाद में उलझे हुए थे, इसीलिए किसी भी वैज्ञानिक ने मेंडल साहब के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इनकी बातों को नहीं समझा। ठीक है, तो इनके मृत्यु के पश्चात कुछ वैज्ञानिक अलग अलग देशों में इन्हीं के प्रयोगों को किए और इनके रिजल्ट तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि नहीं, मेंडल साहब सही थे, उनके प्रयोग जो थे वो सही हैं। और फिर जाकर के मेंडल को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, लेकिन तब तक उनका देहावसान हो गया था, उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पेड़ को लिया था। ठीक है, तो मेंडल साहब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में। ये जनक भी इसीलिए कहे जाते हैं। आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखें, मेंडल साहब ने कई रूल दिए थे, कई नियम दिए थे। ठीक, पहला उनका जो रूल था वो था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने बताया था, प्रभाविता के नियम में इन्होंने बताया था कि जो पौधों के लक्षण होते हैं उनके दो एलील होते हैं, दो पूरक होते हैं। मतलब एक लक्षण को धारण करने वाले दो यूनिट होते हैं, दो इकाई होते हैं, जिनको एलील कहा जाता है। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि जो इसमें से प्रभावी एलील होता, प्रभावी का मतलब जो अगले पीढ़ी में अपना असर दिखाता है वो प्रभावी होता है, उसी को प्रभावी कहते हैं। और इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। शब्दों से पढ़ लेते हैं। संकरण में भाग लेने वाले पौधों का प्रभावी गुण प्रकट होता है और अप्रभावी गुण छिप जाता है। इनका कहना था कि जो प्रभावी गुण है, ठीक है, प्रभावी का मतलब जो ज़्यादा असर दिखाने वाला गुण है। जैसे अगर लंबाई की बात करें मटर के पौधों में, तो जो लंबापन है वो एक प्रभावी गुण है, लेकिन जो बौनापन है वो एक अप्रभावी गुण है। इसीलिए जब हम क्रॉस कराते हैं मेंडल साहब का F1 पीढ़ी में, जब हम रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो क्रॉस कराने के पश्चात हमको जो पौधे मिलते हैं वो लंबे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो प्रभावी लक्षण होगा वो अगले पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा और जो अप्रभावी लक्षण होंगे वो पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। यही था मेंडल साहब का प्रभाविता का नियम। दूसरे पे आ जाते हैं, पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण के नियम में ये बताया गया, आप जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, एकल संकर क्रॉस जब आप कराएंगे, तो उसमें देखेंगे कि जब F1 पीढ़ी में कोई पौधा मिलता है कैपिटल T स्मॉल t वाला, और उसका जब हम क्रॉस करा देते हैं उसी से, जैसे कैपिटल T स्मॉल t है, इसका जब हमने क्रॉस करा दिया कैपिटल T और स्मॉल t से, ठीक है, तो क्या होता है कि आगे जो बन करके रिजल्ट आता है, अब यहाँ पे दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो रिजल्ट आता है उसको हम बता दें। एक आता है कैपिटल T, दूसरा आता है कैपिटल T स्मॉल t, तीसरा आता है कैपिटल T स्मॉल t और चौथा आता है स्मॉल t। तो इन्होंने यही बताया था कि पृथक्करण के नियम में कि इसमें जो एलील होते हैं, ठीक है, जो इसमें अप्रभावी एलील था वो भी उसको जब मौका मिलता है, जब वो समयुग्मकी वाले कंडीशन पे आता है। समयुग्मकी का मतलब होता है कि जब वो अपने ही जैसे एलील के साथ आता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। इसका मतलब ये जो स्मॉल t वाला था ये पहले पीढ़ी में कैपिटल T के साथ का था, कैपिटल T और स्मॉल t, और वहाँ पर ये लंबेपन का लक्षण दिखाता था। लेकिन जब वो
उसका स्वपरागण कराया गया और वो जब स्मॉल टी के साथ आया तो उसने अपने लक्षण को खोया नहीं बल्कि अपने लक्षण को प्रदर्शित किया। और यहाँ पे ये जो पौधा बनेगा स्मॉल टी वाला, ये बौना होगा। ठीक है, तो इसमें इस नियम में इन्होंने यही बताया कि जो गैमीट होते हैं, एलील जो होते हैं, वो अपने प्रभाव को, अगर एक पीढ़ी में उनका प्रभाव जो है वो अप्रभावित है तो भी वो अगले पीढ़ी में जब अपने समयुग्मकी वाले कंडीशन में आएंगे तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, शब्दों के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। देखें, युग्मकों की रचना के समय कारकों के मतलब जीन के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। इन दोनों जोड़ों में एक ही युग्मक के पास पहुंचता है। इन दोनों जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक के पास पहुंचता है। दोनों कारक कभी कभी एक साथ युग्मक में नहीं आते। इनका मतलब यह है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एलील्स होते हैं वो हमेशा एक साथ नहीं आते हैं। युग्मक जब बनता है तो उसमें से सिर्फ आगुणित संरचना को लेता है, मतलब अकेले वाले लक्षण को लेता है, सिर्फ एक एलील को लेगा और जाकर के आगे क्रॉस कराएगा। लक्षण होंगे वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? क्लास में इस चीज़ को मैंने समझाया था। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवविभवन का नियम देख लेते हैं। स्वतंत्र अवविभवन का नियम जो होता है वो एक संकर क्रॉस से नहीं समझाया जा सकता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझाया जाता है, समझाया जा सकता है। इसीलिए इसको समझाने के लिए हमको द्विसंकर क्रॉस की हेल्प लेनी पड़ती है। और द्विसंकर क्रॉस में आप देखते हैं कि जो भी पीढ़ियां बनती हैं, जो भी उसमें पौधे तैयार होते हैं या जो भी पौधों के लक्षण दिखाई देते हैं, वो किसी के साथ भी स्वतंत्रता के साथ जा सकते हैं, या उसके जो एलील हैं वो किसी के साथ स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। जैसे आपने वहाँ पे देखा था कैपिटल आर, कैपिटल वाई हमने लिया था, लेकिन फिर हमने देखा था लास्ट तक जाते जाते कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ हो गया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ हो गया था, या ऐसे ढेर सारे वेरिएशन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसमें कहता है स्वतंत्र अवयवन के नियम आपको हमसे बताना चाहता है। कहता है कि जो भी एलील हैं वो स्वतंत्र रूप से किसी भी दूसरे एलील के साथ जा सकता है, स्वतंत्र है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, यही स्वतंत्र अवयवन का नियम है। देखें इसमें क्या कह रहा है। देखें, उदाहरण के लिए अगर हम द्विसंकर क्रॉस को लेते हैं तो दूसरी पीढ़ी की संतानों में सभी कारकों के गुण जो हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर पहली पीढ़ी में प्रभावी गुण ही प्रकट होते थे। ठीक है, यही ये बताना चाहते हैं कि जो एलील हैं वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। जैसे पहले पीढ़ी में किसी दूसरे के साथ थे और दूसरा लक्षण दिखा रहे थे, फिर दूसरी पीढ़ी में वो किसी और के साथ चले गए और दूसरा लक्षण दिखाने लगे। ठीक है, ये है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। अब बोर्ड के माध्यम से अगर समझाना होता तो ज़्यादा बेहतर आपको समझा सकते। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत। ठीक है, अब देखें, आनुवांशिक विभिन्नता का मतलब है कि जो हेरिडिटी में जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उनकी वजह से जो वेरिएशन आता है, भिन्नताएं आती हैं। जैसे माँ बाप से थोड़ा अलग होता है बच्चा, बच्चों में माँ बाप के गुण भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हूबहू वो माँ बाप की तरह होता है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फिर उसी में जो उसी माँ बाप के कई बच्चे हैं तो बच्चों में भी आपस में गुणों में अलगाव देखने को मिलता है, अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। ये सब कैसे होता है, इसके लिए आपको जानना होगा लैंगिक जनन को। जब आप लैंगिक जनन में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि युग्मक बनते हैं, और युग्मक के अंदर माँ बाप के कौन से गुण जाएंगे ये कोई नहीं जानता, और हर बार गुण जो हैं वो अलग अलग जाते हैं। ठीक है, तो अलग गुण, जैसे नर जनक से जो शुक्राणु बना उसमें कुछ गुण आए, और मादा की तरफ से जो अंडाणु बना उसमें कुछ गुण आए। अब वो गुण किस बात के लिए जिम्मेदार हैं ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, तो वो गुण आए, आपस में आकर के मिले, तो एक बार जो संतान बनी उसमें गुण कुछ और थे, अगली बार फिर से शुक्राणु बना और अंडाणु बना तो उसमें गुण कुछ और थे, और आकर के दोनों आपस में मिले, निषेचन हुआ, फिर जाकर के नया बच्चा जन्म लिया तो उसमें गुण जो हैं वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि आनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जैसे लैमार्क साहब ने अपना विचार दे दिया तो डार्विन भी थे, ये दोनों लोग साथ काम किए हैं जैव विकास पे। डार्विन साहब का
एक अपना मत था डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत। इनका ये कहना था कि प्रकृति जो है वो जो सर्वोत्तम होता है, जो अच्छा होता है, उसी का चयन करता है। इन्होंने भी वही जिराफ वाला एग्जाम्पल लिया था। इनका कहना था कि जिराफ, ठीक है, पहले की पीढ़ी के जो जिराफ थे उनके गर्दन छोटे हुआ करते थे और उसी समय पे बड़े गर्दन वाले जिराफ भी पाए जाते थे। लेकिन हुआ क्या, भौगोलिक परिस्थितियां बदली और वहाँ पे जो ज़मीन पे आसानी से मिलने वाले घास थे, दूब घास थे, वो नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। ऐसे में क्या हुआ कि छोटे गर्दन वाले जो जिराफ थे उनको भोजन नहीं मिल पाया, लेकिन जो बड़े गर्दन वाले जिराफ थे वो पेड़ के माध्यम से या पेड़ों पे लगे पत्तियों को खा करके वो अपना जीवन यापन करते रहे और वो अपनी पीढ़ी को, अपनी संतानों को बढ़ाते गए। इस प्रकार अब छोटे गर्दन वाले जिराफ बिल्कुल भी गायब हो गए हैं दुनिया से और जो बड़े गर्दन वाले जिराफ हैं वो आज हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डार्विन साहब का ये कहना था कि जो प्रकृति होती है वो अनुकूलित जीवों को या जो सर्वश्रेष्ठ जीव है या जाति है उसी को चयनित करती है, उसी को अपने पास रखती है और बाकी सबको नष्ट कर देती है, ख़त्म करती है। यही है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत। आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। देखें यहाँ पे वही सवाल फिर दोबारा रिपीट हो रहा है लैंगिक जनन वाला, कि आकृति, आकार, रंग, रूप में विभिन्नताएं जो देखने को मिल रही है मानव में ही अलग अलग, वो किन कारणों से होती है। देखें, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती हैं कि वो किस वातावरण में रह रहा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि बाहर का इन्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा उष्णीय है तो ऐसे में उसका कलर जो होगा वो डार्क हो जाएगा, बहुत सांवले कलर का हो जाएगा वो। और अगर ठंडे प्रदेश से बिलोंग कर रहा है तो उसका शरीर जो होगा, उसके शरीर का जो रंग होगा वो गोरा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। ठीक है, और ठंडेपन वाले प्रदेशों पे, जहाँ पे ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे देश जो हैं, वहाँ पे जो स्पीसीज़ है, जाति है, उसकी साइज़ जो होगी वो छोटी हो जाएगी, जबकि गर्म प्रदेशों में साइज़ जो होती है वो लंबी हो जाती है। तो बाहर के कारकों पर भी निर्भर कर सकता है कि आकार, रंग, रूप कैसे होंगे, और दूसरी बात आनुवांशिक गुणों पर भी, आनुवांशिक लक्षणों पर भी डिपेंड कर सकता है कि आकृति का आकार और रंग रूप कैसा होगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो सकते हैं और इसके ये रहे कारण। आगे बढ़ जाते हैं। देखें, आपके सामने जो अगला सवाल दिख रहा है वो है जाति उद्भव। जाति उद्भव का मतलब है कि जाति का उद्भव होना, नई जाति का बनना। ऐसे में क्या होता है कि जैसे कोई जाति एक साथ रहे, ठीक है, अब क्या हुआ कि उनमें बंटवारा हो गया और वो दोनों जाति, जैसे बना करके यहाँ पे बता दें आपको, जैसे यहाँ पे कुछ जाति थे, ये नीले कलर वाले, दूसरा कलर एक ले रहे हैं और ये हरे कलर वाले, ठीक है, ये दूसरे जाति रहे। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनको अलग कर दिया गया, ये दोनों अलग हो गए, इनको दूसरी जगह पे भेज दिया गया, इनको दूसरे जगह पे, मतलब इनकी भौगोलिक परिस्थितियां जो थी उनको बदल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीले वाले थे, ये जो नीले वाले थे, ठीक, ये नीले वाले डेवलप करके अपने अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करके कुछ अलग टाइप का गुण उत्पन्न कर दिए, और ये यहाँ पे जो ग्रीन वाले थे, यहाँ पे जो हरे वाले हैं, वो विकास करके अपने अंदर कुछ अलग गुण उत्पन्न कर दिए। तो अब ये जब दोनों कभी आमने सामने आएंगे, ये दोनों जातियाँ जब कभी आमने सामने आएंगी तो देखेंगे कि ये दोनों अब आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, काफ़ी भिन्न हैं, और ये अब नई जाति का रूप ले लेंगी। अब ये नए जाति हो गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे परिस्थितियाँ और पीढ़ी दर पीढ़ी सेक्सुअल, लैंगिक जनन के द्वारा, आनुवांशिक पदार्थों के द्वारा लक्षण बदलते गए और वो बदलते बदलते एक नई जाति का उत्थान कर देते हैं। इसी को जाति उद्भव कहते हैं, एक नई जाति बन जाती है। ठीक है, समझा दे रहे हैं, बाकी आप शब्दों को पढ़ लेंगे, चाहे तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लें क्या लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। अब जब मेंडल साहब ने क्रॉस करना शुरू किया तो देखा इन्होंने कि कुछ लक्षण जो थे वो पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते थे।
ठीक है। और कुछ लक्षण ऐसे थे जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते थे। जब ये क्रॉस कराते थे, कुछ पौधों का ले लिया, आपस में क्रॉस कराया, जो उनको बीज प्राप्त होता था, सीड प्राप्त होता था, फिर उसको क्या करते थे, खेत में डाल देते थे। तो देखते थे कि जो लक्षण बार बार पीढ़ी में रिपीट हो रहा, बार बार वही लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, तो उसी को उन्होंने प्रभावी लक्षण मान लिया। और दूसरा लक्षण जो बार बार नहीं प्रदर्शित हो रहा है, दब जा रहा है, या कभी कभी आ जा रहा है किसी पीढ़ी में फिर वो दब जा रहा है, तो उसको अप्रभावी लक्षण बोल दिया। और इस प्रकार से ये क्रॉस करके बार बार पौधों को उगा करके उनका आपस में क्रॉस करके इन्होंने इस बात का सत्यापन किया कि कौन प्रभावी लक्षण है और कौन अप्रभावी लक्षण है। ठीक है। जैसे लंबाई में अगर देखा जाए तो मटर के पौधे में जो लंबाई वाले लक्षण होते हैं, उसमें लंबापन जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो बौनापन होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। अब देखें, वही है पृथक्करण का नियम, आप देख चुके हैं। दूसरा सवाल ले लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। ठीक है। तो मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो बिल्कुल आनुवंशिक आधारों द्वारा ही होता है। आपको मैंने बता रखा है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार? एक कायिक गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र जो होता है उनकी संख्या होती है 22 जोड़ी, या हम कहें 44 होते हैं, 44 होते हैं। और ये जो होते हैं वो आपके शरीर के रंग, रूप, आकृति बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो सिर्फ लिंग का निर्धारण करते हैं कि कौन लड़का होगा और कौन लड़की होगी। इनकी संख्या जो होती है वो एक जोड़ी होती है। क्या होती है? एक जोड़ी होगी। ठीक है, अर्थात दो होंगे। अब ये दो जो होते हैं इनको यक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बना दे रहे हैं यक्स। अगर यक्स यक्स दोनों एक साथ हैं, ठीक है, और यक्स वाई अगर एक साथ हैं, तो ये जो यक्स यक्स वाला होगा ये लड़की बनाएगा। ठीक है, और ये जो यक्स वाई होगा ये लड़के का